हेलो एवरीवन। हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं लक्ष्मीकांत से, जो हम पार्लियामेंट का चैप्टर कर रहे थे। हम लोग कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे थे पार्लियामेंट की, और हम लोगों ने उसमें स्टार्ट करा था स्पीकर के बारे में। स्पीकर के इलेक्शन को और इसके टेन्योर को हमने समझ लिया था। स्पीकर का टेन्योर बताओ सब लोग, कितने साल का होता है? 5 साल का होता है क्या? क्या जब तक नया नहीं आ जाता है ना? ऐसा कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं है। एक जो लैंग्वेज यूज़ करी गई है वो ये यूज़ करी गई है, स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, है ना। और हमने ये देखा था, जब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, स्पीकर को अपना ऑफिस ज़रूरी नहीं कि उसको वेकेट करना पड़े, वो कंटिन्यू रहता है टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। ओके, अब बात करते हैं रोल, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर के बारे में। यहाँ पर याद रखना, ये पार्लियामेंट्री स्पीकर के बारे में बात हो रही है। स्टेट लेजिस्लेचर में, विधानसभा में स्पीकर को हम बाद में देखेंगे। अभी पार्लियामेंट के ऊपर आ जाओ, यूनियन लेवल के ऊपर आ जाओ। स्पीकर जो होता है वो हेड होता है लोकसभा का। कीवर्ड्स को ध्यान से लिखते चलना, देखते चलना। ही और शी इज रिगार्डेड एज हेड ऑफ द लोकसभा। लोकसभा और जो जितने भी लोकसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका भी हेड, यानी कि जितने भी एमपीज जो होंगे लोकसभा के अंदर, उनको रिप्रेजेंट करता है एज हेड स्पीकर। एंड अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो लोअर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस होता है ना, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, लोअर हाउस का हेड होता है। यहाँ पर आप ये टर्म भी यूज़ कर सकते हो, ये टर्म पेपर के अंदर आ सकती है, लोअर हाउस। या फिर सारे के सारे जो एमपीज हैं लोकसभा के, उनका रिप्रेजेंटेटिव हेड कौन होता है? वो भी स्पीकर होता है। 2 वर्ड हो गए। आगे देखो, जो भी मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से, उनकी पावर्स का गार्जियन होता है, उनकी प्रिविलेजेस का भी गार्जियन होता है स्पीकर। होता है या होती है, दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ। ठीक है, ही और शी इज़ द गार्जियन ऑफ द पावर एंड प्रिविलेजेस। जो मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, पूरे के पूरे लोकसभा की जिम्मेदारी ये लेता है। एंड लोकसभा के अंदर जो भी कमिटीज़ होती है, कमेटी सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, दोनों हाउसेस में होता है, ये कैसे वर्क करती है, कौन कौन सी कमिटीज़ होती है, अभी आगे आएगा। लेकिन कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लो, एनी मेंबर, एनी कमेटी और एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद द लोकसभा, वहाँ पर किसी को भी अपनी पावर और प्रिविलेजेस के बारे में कोई भी शंका है तो उसकी देखरेख करेगा स्पीकर। उसके बाद जो लोकसभा होता है, लोअर हाउस होता है, स्पीकर वहाँ से उसका प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होता है। ये प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ना हर एक पॉलिटिकल पार्टी भी अपने साथ रखती है। यानी कि मान लो कि कोई भी एक पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई सी भी पार्टी है, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है, टीवी के आगे जनता को संबोधित करते हुए उस डिसीजन के बारे में बताने का काम प्रिंसिपल स्पोक पर्सन का होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कह रहे हैं कि लोकसभा का प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है, तो ये क्या करेगा? बात यानी कि इसी से शुरू होती है और इसी पर आकर ख़त्म होती है। ठीक है, मान लो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करना है, तो हम लोग कहते हैं ना, जैसे लेट्स बिगिन। और किसी को भी परमिशन देना या फिर किसी चीज़ के बारे में वोटिंग करवाना, वो जो काम है ना इनिशिएट करने का, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोकसभा की कंप्लीट देखरेख और उसके किसी भी इनिशिएटिव को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, एंड कब वो चीज़ टर्मिनेट होनी चाहिए, कब वो चीज़ एंड होनी चाहिए, ये सारी की सारी देखरेख स्पीकर करता है। और कोई भी
पार्लियामेंट्री मैटर अगर हो, ये वाली बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी पार्लियामेंट्री मैटर अगर हो, स्पीकर का डिसीजन उस रिगार्ड में फाइनल होता है। अब फाइनल होता है का क्या मतलब होता है? इट कैनॉट बी, क्या लिखूं इसके आगे? चैलेंज्ड। इसको चैलेंज नहीं करा जा सकता, समझ रहे हो हरनीत? कि हम कहीं और नहीं जा सकते कि स्पीकर ने ऐसा बोला, अब चलो हम प्रेसिडेंट से पूछते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इसने जो बोला पार्लियामेंट्री मैटर्स के अंदर, वो डिसीजन फाइनल होता है, ठीक है। लेकिन राइटर आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है, स्पीकर सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। इसका जो ओहदा है, इसकी जो कुर्सी है, उसकी जो पावर है, ही और शी इज़ मच मोर देन मेयरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। इसको वाइड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, एंड अपनी कुर्सी पर बैठकर एज अ स्पीकर ही और शी एन्जॉयज ग्रेट ऑनर, हाई डिग्निटी एंड सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। ये वाली बात तो आपको पता है, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब स्पीकर जो होता है लोकसभा का, वो अपनी पावर और जो ड्यूटीज़ होते हैं वो 3 सोर्सेज से डिराइव करता है। ये बात यूनिक है कि एक संवैधानिक पोस्ट स्पीकर, लोअर हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का, वो अपनी पावर और ड्यूटीज़ 3 सोर्सेज से डिराइव कर रहा है। ये अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपको ऑप्शन दे रखे हो सकते हैं, जो भी हम 3 सोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये पूछा जा सकता है कि स्पीकर इनमें से कहाँ से अपनी जो पावर और ड्यूटीज़ है वो डिराइव करता है। नंबर 1 संविधान से, नंबर 2 लोअर हाउस के ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को एक जगह पर कंपाइल करके बोला जाता है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 1 था संविधान, एंड नंबर 3 पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस की तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के बारे में, दीज आर द रेसिडुअरी पावर्स विच आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड इन द रूल्स। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये ब्रैकेट वाली चीज़ छोड़ो, आप सबसे पहले सिंपल सा एक वर्ड के ऊपर आ जाओ। पहले मैं आपको एक वर्ड समझाता हूँ। देखो, कन्वेंशन ना कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, आप एक बार के लिए संविधान को छोड़ दो, इस चैप्टर को छोड़ दो। कन्वेंशन कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है कि वो रीति रिवाज या वो परंपरा जो कि बड़े टाइम से फॉलो होती हुई चली आ रही है, वो बड़े टाइम से फॉलो होती हुई चली आ रही है। अब क्या है, बड़े सारे ईयर्स तक, बड़े सारे डिकेड्स तक, क्योंकि वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली फॉलो होती रहती है, अब ऐसा नहीं है कि जो वो चीज़ फॉलो हो रही है वो किसी रूल के डर की वजह से, लॉ के डर की वजह से, या एक्ट कह लो उसके डर की वजह से, या एक सिस्टम की वजह से, या एक प्रोसीजर की वजह से फॉलो होती हुई आ रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कन्वेंशन का इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। कन्वेंशन बेसिकली ये चीज़ है कि कोई चीज़ें बस फॉलो होती हुई आ रही थी, किसी ने कोई किंतु परंतु नहीं करा, कोई आपत्ति नहीं जताई, तो वो चीज़ें कंटिन्यूएशन में रहती हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे भी प्रदन्या श्रेया बहुत सारी कन्वेंशंस होती है कि नहीं होती है, बड़े सारे रीति रिवाजों को लेकर,
शादी को लेकर, अब हर घर में जैसे मतलब मान लो कि शादी के बाद अगर कहीं दुल्हन आ रही है तो वो लोग जो ससुराल वाले होते हैं अपने हिसाब से रीति रिवाज और फंक्शंस को कैरी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। कई लोग कलश गिरवाते हैं, हो सकता है कई लोग आरती उतरवाएं, हो सकता है कुछ लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर लेकर जाएं, वहाँ पर कोई हवन करवाएं, हो सकता है कोई जो जिनकी जो ख़ानदान की जो देवी देवता हो वहाँ पर उनके मंदिर सबसे पहले लेकर जाएं। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग परिवार में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि नई जनरेशन या घर का कोई भी सदस्य अगर उनको नहीं माने तो या उसका ऑर्डर अगर चेंज कर दे कि हम बाद में चले जाएंगे तो कोई आप ब्लंडर हो जाएगा। लेकिन ये माना जाता है कि शुरू से जो पूर्वज हैं वो यही करते हुए चले आ रहे हैं, तो वो एज इट इज़ चीज़ फॉलो होती रहती है उस परिवार के अंदर। पहले मुझे ये बताओ, इस चैप्टर के बियॉन्ड हटकर ये कन्वेंशन वर्ड समझ में आया क्या होता है? अब आ जाओ संविधान के ऊपर, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। अब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन क्या होता है श्रेया? ये वो चीज़ें हैं जो कि कानूनी रूप से फॉलो नहीं हो रही। हरनीत, इसके पीछे कोई रूल, एक्ट, सिस्टम, कोई प्रोसीजर नहीं है। पार्लियामेंट ने कभी इन सब चीज़ों के लिए कोई एक्ट पास नहीं करा था, कोई कानून नहीं बनाया था, कभी चर्चा नहीं हुई थी। बस वो चीज़ें जब से देश आज़ाद हुआ, जब से पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी, तो जो संविधान निर्माता थे वो फॉलो करते हुए आ रहे थे। कभी उनको एज सच इस चीज़ के ऊपर रूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो चीज़ें बस फॉलो होती हुई आ रही थी एंड वो फॉलो होती रहती हैं। अब उस चीज़ को ब्रीच करना कभी किसी ने समझा नहीं, एंड अगर उसको ब्रीच कर दिया जाए, अब क्योंकि उसके ऊपर कभी कानून बना नहीं, तो वो कानून को तोड़ने के दायरे के बीच में कभी आएगा नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस बेसिकली क्या हैं? अब देखो, जो मैं आपको हमारे घर के रीति रिवाज और शादी का एग्जांपल जो मैंने लिया उसके थ्रू मैं आपको समझा रहा था। जब लिखा ही यहाँ पर श्रेया ये हुआ है कि दीज आर अनरिटन और अनस्पेसिफाइड रूल्स, तो अगर मैं इनको तोड़ भी दूँ तो कोई कर क्या लेगा मेरा? जो चीज़ ज़ैद कहीं रिटर्न ही नहीं है, तो उसको जो चीज़ कहीं सिर्फ मुँह ज़ुबानी बोली जा रही है, जो चीज़ सिर्फ फॉलो होती आ रही है, अगर मैं उसको तोड़ भी दूँ तो कोई कर क्या लेगा? बस पार्लियामेंट्री कन्वेंशन छोड़ो, नॉर्मल कन्वेंशन में बस ये देखा जाता है कि हाँ, एक चीज़, एक परंपरा चली हुई आ रही थी, बस ये पर्सन आया, इसने उसको तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मतलब मान लो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भी शादियाँ होती हैं उसमें बहुत सारी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती हैं। ये हो सकता है कि अभी तक जो हमारे दादी दादा मम्मी पापा फॉलो करते हुए आए हों, हम भी वो फॉलो कर लें, लेकिन हमारे बाद वाली जनरेशन उसको फॉलो ना करे, क्योंकि उनको हो सकता है कि मॉडर्निटी की हवा लग जाए। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम जो है अपने बच्चों की शादी को वैलिड करार नहीं देंगे, घर में बहू को या दामाद को इनवाइट नहीं करेंगे क्या, उनसे रिश्ते जोड़ देंगे क्या? नहीं। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है ना कि हाँ, जो रीति रिवाज फॉलो होते हुए आ रहे हैं अगर उनको फॉलो कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ऐसी पार्लियामेंट्री कन्वेंशन को तोड़ दो तो कोई गुनाह नहीं कर दिया किसी ने, लेकिन बस वही वाली बात है कि ऐसा माना जाता है कि पार्लियामेंट्री डिग्निटी के अनुसार ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि सारे प्रधानमंत्री, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे एमपी इस चीज़ को फॉलो करते हुए आ ही रहे थे, तो ये भी कर ही लेते तो क्या बिगड़ जाता है इनका? ये तीसरा सोर्स है स्पीकर की पावर का। मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताया, एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये कहानी याद नहीं होगी ना कन्वेंशन की, तो इसको एक्सेप्ट करना या एलिमिनेट करना, उसमें दुविधा में फंस जाओगे। देखो, ये चीज़ तो श्रेया हमें बिल्कुल मार्क करवा देगी कि हाँ, हम इन दो ऑप्शन को कंसिडरेशन में ले सकते हैं। संविधान तो डन, आंखें बंद करके। दूसरा जब लिखा ही हुआ है यहाँ पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, ये भी डन। लेकिन अब पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से, या फिर अगर ये वर्ड आ जाए कि वो अपनी पावर डिराइव करता है ऐसी रेसिडुअरी पावर से विच आर अनरिटन एंड अनस्पेसिफाइड रूल्स, तो हम कहेंगे यार ये क्या बात है, अनरिटन रूल्स या अनस्पेसिफाइड रूल्स से क्यों पावर डिराइव करेगा स्पीकर अपनी? बिल्कुल करता है। कंफ्यूज करने के लिए वो ये लाइन पेश कर देंगे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ना लिखकर। ओके,
इसलिए लक्ष्मीकांत को बहुत इत्मीनान से, आराम से पढ़ा जाता है, शांत दिमाग से बैठकर। तो ऑल टुगेदर ये जो तीनों सोर्सेज से जो अपनी पावर और जो ड्यूटीज़ ये डिराइव करता है स्पीकर, हम लोग इसके कंटेक्स्ट में क्या क्या बोल सकते हैं, इसकी क्या क्या पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, स्पीकर वो पर्सन होता है जो कि लोकसभा के अंदर उसके ऑर्डर एंड डेकोरम को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ही मेंटेन्स दी ऑर्डर, ही और शी मेंटेन्स दी ऑर्डर एंड डेकोरम इन द लोकसभा, ताकि लोकसभा का बिजनेस जो है, जो उसका वर्क है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, प्रॉपर तरीके से, स्मूथ तरीके से फंक्शन करती रहे। ये स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, बड़े सारे पावर्स एंड फंक्शंस आपको यहाँ पर गिवन है मेंस के पर्सपेक्टिव से। क्या ये सारे याद करने हैं? करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से तो कर जाएंगे हम लोग लिमिटेड नंबर ऑफ 3-4 पावर्स एंड फंक्शंस, लेकिन प्रीलिम्स में फिर कुछ भी आ सकता है ना। अब इन सारे पावर्स एंड फंक्शंस को अगर आप वर्ड टू वर्ड याद कर भी लो, इसका ऑर्डर कभी मत बिगाड़ना। हाउस के अंदर ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करने वाला, शांति व्यवस्था बनाए रखना, हर एक एमपी जो है लोकसभा का वो एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करे, निर्धारित समय पर हाउस के अंदर पहुंच जाए। ऐसा नहीं है टेबल, जूते, कुर्सियां ये सब वो पटक रहा है, वहाँ पर फेंक रहा है। ये सब देखना और प्रॉपर तरीके से मैच्योरिटी के साथ प्रोसीडिंग चल सकें, ये स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब अगर ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मेरे को कोई एक बहुत ठोस रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि दीपांग तुम्हारी ड्यूटीज़ बहुत सारी है, लेकिन ये तुम्हारी प्राइमरी ड्यूटी है, तुम्हें इस कुर्सी पर इसलिए ही बिठाया गया है, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी हैं लेकिन ये प्राइमरी है, तो अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ छत्र छाया भी तो होगी ना मेरे पास। वो ये है स्पीकर के पास, क्योंकि स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस के अंदर ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करना, तो स्पीकर की फाइनल पावर होती है इन दिस रिगार्ड। यानी कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर ज़्यादा ही बदतमीजी करते चला जा रहा है, वो नहीं परवाह कर रहा ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करने के लिए, नहीं मान रहा स्पीकर की बात, तो स्पीकर क्या उसे बर्खास्त कर सकता है उस सेशन से उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए? बताओ, उसको रिमूव करवाने के लिए प्रोसीडिंग चलवा सकता है क्या? एंड कोई भी देश में कोई भी कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट अपनी जी जान लगा दे, क्या इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं क्या? स्पीकर की फाइनल पावर होती है इस रिगार्ड के अंदर। मतलब ऑर्डर एंड डेकोरम अगर बर्बाद कर रहा है ना, और अगर स्पीकर ने बोल दिया कि अब आप नहीं आओगे 3 दिन तक यहाँ पर, तो वो पर्सन कहीं जा सकता है कि कंप्लेंट करने इस चीज़ के लिए? नहीं। हाँ, फॉर अ ड्यूरेशन, हाँ वो अभी हम पढ़ेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि किसी की एमपीशिप छीन ली, उसका क्राइटेरिया बहुत लंबा होता है। लेकिन अगर इसने बोला ना कि आप चुप रहिए, आप बोलिए मत, हाँ जी आप दूसरे मेंबर को बोलने दीजिए, तो अब आप बदतमीजी नहीं कर सकते वहाँ से स्पीकर से। तो स्पीकर ये कह देगा, जैसे मैम को इरिटेट नहीं करते थे हम लोग स्कूल के टाइम पे, तो मैम क्या कहती थी? गेट आउट ऑफ माई क्लास। यही है। उसके बाद अब वहाँ पर अगर लोकसभा के अंदर बैठकर एमपीज को कंफ्यूजन हो रही है किस चीज़ के बारे में? संवैधानिक लैंग्वेज के बारे में, लोकसभा के रूल्स हैं जो भी उसके प्रोसीजर के एंड उसके कंडक्ट ऑफ बिजनेस के, उसके रिगार्डिंग, या पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट जो हैं विद इन द हाउस। ये पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स कुछ नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स आर बेसिकली पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस ओनली। तो स्पीकर उनका फाइनल इंटरप्रेटर होता है कि इसमें अगर किसी को शंका आ गई है इन तीनों सोर्सेस में, किंतु परंतु आ गया है
स्पीकर बोलेगा इस चीज़ का मतलब ये है, ये चीज़ ऐसे कैरी करी जानी चाहिए, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो होगा, इसका मतलब ये है, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी। स्पीकर लेता है इस चीज़ के बारे में डिसीजन। डन। ये चीज़ समझ में आई? मतलब बहुत बार देखो हरनीत ऐसा हो सकता है कि जो हमने जो 3 सोर्सेज पढ़े जैसे स्पीकर अपनी पावर डिराइव करता है, या फिर आप इसकी बात कर लो, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लोकसभा की, मेंबर्स को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि स्पीकर महोदय जी आप ऐसा बताइए ये चीज़ करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती, हम ऐसे इनिशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम ये बिल लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, हम इस पर खड़े होकर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। स्पीकर हर चीज़ का आंसर देने को तैयार है बिकॉज ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ दीज 3, ताकि सभी के सभी मेंबर्स की कन्फ्यूजन को दूर करा जा सके। क्लास के अगर आप एक हेड हो, आप मॉनिटर हो, तो यही चीज़ है ना कि किसी को कोई भी शंका होगी तो आप डायरेक्शन दिखाओगे ना उसको, आप इंटरप्रेट करके दोगे ना उसको, वो वाली चीज़, यही चीज़ है। अब क्या होता है लोकसभा की, ये वही कन्वेंशन यही जो पार्लियामेंट में चीज़ें चली हुई आ रही थी, तो स्पीकर मतलब उस चीज़ को बता देगा कि देखो ये चीज़ ना तब से चली आ रही है, नेहरू जी के टाइम से, इंदिरा गांधी जी के टाइम से ऐसा होता हुआ चले ही आ रहा है, तो आप भी ना ऐसे ही ऐसे इसको करो। जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक एमपी है, वो एक परंपरा को, जो पार्लियामेंट्री परंपरा है उसको बिगाड़ रहा है। अब हालांकि वो जो परंपराएं होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो अनरिटन अनस्पेसिफाइड रूल्स होते हैं, वो अगर बिगाड़ भी देगा तो कोई स्पीकर पनिशमेंट नहीं दे सकता उसे, लेकिन स्पीकर फिर भी एक बार के लिए बोल देगा कि देखिए जब से संविधान निर्माता ने कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करा था ना, तब से ये चीज़ ऐसी फॉलो होती हुई आ रही है, तो आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप चले ताकि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन या पार्लियामेंट्री परंपरा ना टूटे। एक बार के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका पालन कर लें। अब वो एमपी के ऊपर है वैसे कि वो करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन स्पीकर एक बार के लिए बोल देता है कि देखो ये चीज़ चली हुई आ रही थी तो कर लो। जैसे मतलब मान लो ना शरिया के अल्ट्रा मॉडर्न बहू जो है वो किसी के घर में पहुंच गई, सासू माँ उसको बेसिकली समझा रही है कि बेटा देखो हमारे घर में ऐसे ऐसे ये चीज़ें रीति रिवाज पालन होते हैं। अब वो सिर्फ बोल ही सकती है उससे, नई नवेली दुल्हन से ऐसा तो है नहीं कि कुछ उठाकर मार देगी उसे, वो कुछ महीनों के बाद की बात हो सकती है, लेकिन पहले दूसरे दिन तो ऐसा नहीं होगा ना। ये चीज़ है, समझ में आया? और प्रेसिडेंट्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं, ये चीज़ और क्लियर कर दूं, ये बेसिकली वो चीज़ होती है, इसको प्रेसिडेंट्स को अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखोगे, इसका मतलब होता है मिसाल। कुछ कुछ ऐसे लैंडमार्क चीज़ें हुई होती हैं हमारे पार्लियामेंट में पास्ट में, जो कि एक मिसाल बनकर रह जाती हैं, कि जब ऐसी दुविधा लोकसभा को, या जब ऐसी स्थिति, एक सिचुएशन लोकसभा के सामने पहले आई थी, तो जो उस ज़माने में स्पीकर थे या उस ज़माने में ये जब सिचुएशन आई थी, तो लोकसभा ने क्या डिसीजन लिया था। सिमिलर सी चुनौती, सिमिलर सी सिचुएशन अगर फ्यूचर में आ जाए, तो स्पीकर क्योंकि लोकसभा की पूरी हिस्ट्री जानता है, तो वो फाइनल इंटरप्रेटर बनेगा कि क्योंकि पास्ट में लोकसभा के स्पीकर्स ने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ये डिसीजन लिया था, तो मैं भी ये ले सकता हूँ। मेंबर्स को ये चीज़ करने को बोली गई थी, तो मैं भी ये चीज़ बोल सकता हूँ। अल्टीमेटली कन्वेंशन ही तो है। कौन कह रहा है कि पास की बातों को मानो या फिर वो मानो? देखो ना, अब जैसे जो मिसाल जो होती है वो पास से रिलेटेड होती है, पास यहाँ पर रिलेटेड है परंपरा रीति रिवाज से, एंड जो परंपरा रीति रिवाज होती है उसके लिए पनिशमेंट किसी को दी नहीं जा सकती। इट इज़ जस्ट लाइक कि वो चीज़ फॉलो होती हुई चली आ रही है तो फॉलो करते रहो। बात वही आ गई ना, घुमा फिरा के कन्वेंशन। ठीक है। उसके बाद देखो, हम ये सोचते हैं कि लोकसभा के अगर जितने मेंबर्स हैं या पार्लियामेंट के ओवरऑल जितने 800 मेंबर्स हैं, 250 राज्यसभा के अंदर, 550 लोकसभा के अंदर, काइंड ऑफ राउंड फिगर में अगर आप बोल लो, ये सारे के सारे हर एक मीटिंग के अंदर 100% अटेंडेंस के साथ मौजूद होते हैं क्या?
कोई भी अगर मीटिंग हो, समर सेशन हो, मानसून सेशन हो, विंटर सेशन हो, बिल पास हो रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा हो, 100% अटेंडेंस रहती है क्या इनकी? नहीं रहती। लेकिन फिर भी लोकसभा का काम तो चलता रहता है, मीटिंग्स तो चलती रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है हरनीत कि अगर इक्के दुक्के मेंबर भी प्रेजेंट हो, सिर्फ 5 ही लोग आए हों, तब भी मीटिंग हो पाएगी क्या? क्या क्या कह रहे हो हरनीत? क्यों, ऐसा क्यों नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है हरनीत। हरनीत मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन, और 5 ही लोग प्रेजेंट हैं। यस, हाँ, इसको बोलते हैं कोरम। ये क्या है प्रतन्या, कोरम क्या होता है? कोरम बेसिकली ये होता है कि मिनिमम इतने लोग अगर मौजूद हो ना, तभी वो चीज़ इनिशिएट हो सकती है। हमारे स्कूल में ऐसा हालांकि नहीं होता था श्रेया, है ना, कि कोरम के बेसिस पे क्लास चलाई जाए। जैसे कभी बारिश होती थी, 3 से 4 बच्चे आए हैं, लेकिन फिर भी खड़ूस से खड़ूस टीचर सारे के सारे पीरियड्स लेते थे। पार्लियामेंट में लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर अगर, अच्छा कोरम होती कितनी है पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को छोड़ो, लोकसभा के ऊपर आते हैं। मान लो 550 टोटल एमपीज जो हैं उनकी स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो जो कोरम होगा टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस, यानी कि अगर कोई मीटिंग रखी जा सके, टोटल स्ट्रेंथ जो है 550, उसका 1/10 होगा। यानी कि अगर मेरे एग्जांपल में मैंने 550 बोला तो 1/10 इसका कितना हुआ? 55। मीटिंग को इनिशिएट करने के लिए हमें लगभग कितने मेंबर चाहिए? मिनिमम 55। अगर ये 54 हुए तो एक ही मेंबर तो कम है बस। अरे एक ही तो कम है, एडजस्ट कर लो, ठीक है? हाँ, तो उस केस में ये क्या कर सकता है स्पीकर? स्पीकर कैन एडजर्न द हाउस और सस्पेंड द मीटिंग, कि हम बाद में मिलते हैं, आज की मीटिंग बर्खास्त करी जाती है। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? कोई दिक्कत श्रेया, हरनीत? उसके बाद जब स्पीकर जो है, मैं यहाँ पर वापस चलता हूँ। याद है कल हम इसको रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें 14 दिनों का एडवांस नोटिस इसको दिया जाता है। फटाफट से मुझे समझा दो, जब इसको रिमूव करने का मोशन जो है, जो रेजोल्यूशन, सॉरी है, जो मोशन नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए मुझे, रेजोल्यूशन जो है वो हाउस की जब कंसिडरेशन में होता है उसमें मुझे फर्स्ट इंस्टेंस वोटिंग और सेकंड इंस्टेंस वोटिंग का मतलब बताओ फटाफट। श्रेया बताओ जल्दी। नॉर्मल एमपी की तरह वोट करेगा, है ना, जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहा है। एंड जब वो प्रिसाइड नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पर कौन प्रिसाइड कर रहा है? डेप्यूटी स्पीकर है, ठीक है? नहीं, अभी नहीं, अभी वो छोड़ो, वो प्रिसाइड करने वाली तो बात अभी आएगी, अभी आई नहीं है। सेकंड इंस्टेंस बताओ, ये कब यूज होता है? कब यूज होता है? मैं क्या कह रहा हूँ श्रेया, ये छोड़ दो अपने दिमाग से एक बार के लिए, प्रिसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ मतलब जानना चाह रहा हूँ कि सेकंड इंस्टेंस वोटिंग कब यूज होती है? इन केस ऑफ टाई, इन केस ऑफ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो लिखा हुआ है, इक्वालिटी ऑफ वोट्स। अगर स्पीकर को रिमूव करने की बात चल रही है तो ये सेकंड इंस्टेंस में वोट कर सकता है क्या, टाई को ब्रेक करने के लिए? नहीं। ये फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता था क्या? बिल्कुल कर सकता था। लेकिन ये चीज़ ये वाली प्रक्रिया कब फॉलो हो रही थी? कब? जब स्पीकर था, या फिर जब उसको रिमूव करने के लिए एक प्रोसीजर चल रहा था? प्रोसीजर जब चल रहा था। अब आ जाओ वापस, जब प्रधान ने नॉर्मल स्पीकर बनकर बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई बवाल नहीं आया इसकी ज़िंदगी में अभी, तो स्पीकर जो होता है, शी और ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब जैद ऐसा नहीं करता कि वोटिंग होना शुरू ही, पता है ये ऐसे नहीं टेबल पे खड़े हो कि सबसे पहला वोट तो मैं ही डालूंगा, सब लोग चुप रहो।
ये पहले, क्योंकि हाउस का क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वोटिंग जब भी इनिशिएट होती है ये अपने स्पीकर के कुर्सी पर बैठा हुआ है और इसको रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन भी नहीं है वहाँ पर, तब बाकी एमपीज वोट करते हैं। ये वोट करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं, श्रेया पहले जो जितना पूछ रहा उतना ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा। अच्छा, अगर वोटिंग सफल हो जाती है तो फिर ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। बट शी और ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग वोट? व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग वोट? वेरी गुड, यही जाना चाहता था। इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड इंस्टेंस वोट। इसको यहां पर लिख लेना, इधर भी नोट कर लेना आप लोग। कास्टिंग। और ये कब यूज होता है? इन केस ऑफ अ सिचुएशन ऑफ टाई, क्योंकि हरनीत फिर वो डिसीजन आगे कैरी हो ही नहीं सकता है ना। तो यानी कि जब स्पीकर को रिमूव करने के लिए कोई भी रेजोल्यूशन कंसिडरेशन में नहीं है, जब वो नॉर्मल अपनी पावर्स और फंक्शंस को एंजॉय कर रहा है, और ऐसी परिस्थिति आ गई कि किसी एक मुद्दे के ऊपर, किसी एक बिल के ऊपर एक वोटिंग हुई और हाउस जो है, लोकसभा जो है, वो इक्वली डिवाइडेड है किसी क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि टाई हो गया कुल मिलाकर। अब ये इक्वली डिवाइडेड है, फालतू की अंग्रेजी लिखने का क्या मतलब है? स्पीकर इज एंटाइटल्ड टू वोट, तभी सिर्फ वोट कर सकता है ये। और इस प्रकार के वोट को हम लोग कहते हैं कि टाई को ब्रेक करने के लिए, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, जो स्पीकर ने अपना वोट जो पटका, ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि होना क्या है अब इस मुद्दे के ऊपर, सच वोट इज कॉल्ड एज कास्टिंग वोट। और उसका पर्पस ये होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कास्टिंग वोट का एम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ से फर्दर स्टेप लेना, ये एक बैरियर है, यहाँ से फर्दर स्टेप लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, जब तक कि अंबुजा सीमेंट की दीवार ना टूटे, ये असमंजस ना टूटे, ये दुविधा जब तक रिजॉल्व ना हो। इस सिचुएशन को कहते हैं ना डेडलॉक। इट इज़ अ सिचुएशन, अगर आप इसका गूगल मीनिंग देखोगे ना, डेडलॉक का मतलब जैसे आपको बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा डेडलॉक का, अगर आप कभी मीनिंग देखोगे ना, फर्दर प्रोग्रेस जिस सिचुएशन से कभी पॉसिबल ना हो उसको डेडलॉक कहते हैं। देखो, इट इज़ अ सिचुएशन टिपिकली वन इन्वॉल्विंग अपोजिंग पार्टीज इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। हॉल्ट आ जाता है, एक हॉल्ट, ये देखो, स्टॉप। उसके बाद जब भी ना किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट की जॉइंट सेटिंग की आवश्यकता होती है, कोई एक इम्पॉर्टेंट बिल है जहां पर लोकसभा तो मान गया है, राज्यसभा नहीं मान रहा, और उस बिल को पास करवाना है हमें अपने देश में, तो उसके लिए प्रोविजन क्या होता है? एक हाउस अगर करवा चौथ की औरतों की तरह रूठा हुआ है तो जॉइंट सेटिंग। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, प्रधन्य जरा ये बताओ, जैद ये बताओ, ये जॉइंट सेटिंग जो हो रही है किसी एक बिल के ऊपर, किसी एक डिसीजन के ऊपर, डिसीजन मतलब क्या? देखो यहाँ पर तो बिल ही होता है, सब कुछ जो लेना देना है बिल से ही लेना देना है। एक बिल एक्ट नहीं बन पा रहा क्योंकि एक हाउस करवा चौथ की औरतों की तरह रूठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी सिचुएशन ऑफ डेडलॉक है। तो जब लोकसभा अगर रेडी है और राज्यसभा रेडी नहीं है किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, या यहाँ पर इनके बीच में टाई चल रहा है कि नहीं हो पा रहा मेजोरिटी से पास ये बिल, तो मुझे एक बात बताओ, ये जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन होते ही क्यों है? स्पीकर फिर से एक वोट डाले और तोड़वा दे इस डेडलॉक को।
हाँ श्रेया, बिल्कुल सही सोच रहे हो। सुबह सुबह दिमाग आपका फेल नहीं करता है, क्योंकि स्पीकर को ये बोलो कि बेटा तू इस घर का मेंबर है, ऊपर वाले का, नीचे वाले की तरफ मत आ, ज़्यादा चौड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। तेरी वहाँ चल जाती थी कास्टिंग वोट में, लेकिन दूसरे उसमें ना तेरा बाप बैठा हुआ है, जो कि दो सेंस में बाप है। वो राज्यसभा का चेयरमैन भी है एंड देश का सेकंड पर्सन होता है वो। आपने लेक्चर सुने होंगे श्रेया, तो देखा होगा ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की मैंने बात करी हुई है। अभी तक नहीं आया क्या वो लेक्चर? हाँ, हमारे देश का ज़रा श्रेया को और प्रतन्या को और हरनीत को बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेकंड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन कौन होता है? पीएम। ये चीज़ याद रखना हरनीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रेया हम किस में आते हैं? अरे हंस रही है, पूछ रहा हूँ हम किस में आते हैं, हंस रही है। ये कौन उल्लू बोला सीनियर सिटीजन में? तुम हो गए बूढ़े, मैं तो नहीं हूँ। सीनियर सिटीजन में कैसे आ जाएंगे हम? नंबर वाइज अभी हम नॉर्मल सिटीजन्स के अंदर ही आते हैं। हाँ, अरे मुझे भी पता है, मजाक कर रहा है। अगर हम सिविल सर्विसेज को क्लियर करके अगर आईएएस बन जाते हैं ना, तो एक्चुअली पता है हमें ऐसी हरनीत रैंकिंग मिल जाती है। मतलब हम, मेरे को रैंकिंग को याद नहीं आ रही कि आईएएस की कौन सी रैंकिंग होती है, लेकिन जैसे ये फर्स्ट इसको बोला जा रहा है, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इस मिनिस्टर को, उसको, तो ऐसे करते करते 26, 27, 56 नंबर पे सिविल सर्वेंट्स बीइंग आईएएस आईपीएस आते हैं। ठीक है श्रेया, यहाँ पहुँचना है हमें। श्रेया सीरियसली नहीं लेते किसी बात को, हर बात पे हंसी। ख्वाब नहीं, अरे पेट्रोलियम से यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है। थोड़ी बहुत बगावतें करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी बस जानों की। उसके बाद क्या बोल रहा था मैं? हाँ, जब भी जॉइंट सिटिंग होती है ना दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, वहाँ पर भी तो कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए बैठने के लिए जो डेकोरम मेंटेन कर सके, वरना 800 मेंबर तो फिर एक बिल का अगर कोई मुद्दा है उसके ऊपर तो लात घूसे बरसाने लग जाएंगे हरनीत। वहाँ पर भी तो डेकोरम मेंटेन करने को कोई चाहिए। जॉइंट सिटिंग के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है, वो स्पीकर होता है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जॉइंट सिटिंग का, अब मैं प्रिंस का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। हमेशा हमारे देश में संवैधानिक ये प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द रूल, कि जॉइंट सिटिंग को इनिशिएट कौन करवाता है? कि दोनों हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा, साथ में बैठ के आपसी सहमति से कोई भी जो एक बिल है जो कि एक डेडलॉक की स्थिति में फंस गया है, वो फर्दर प्रोग्रेस कर सके, तो दोनों हाउसेज को साथ में लाकर बिठाना, ये कौन करता है? राष्ट्रपति, यस, प्रेसिडेंट। यानी कि प्रतन्या, अगर लोकसभा राज्यसभा को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है, नहीं मानते, किसी एक हाउस को आपत्ति है, करवा चौथ की औरतों की तरह रूट रखे हैं, तो जॉइंट सिटिंग को करेंटली कौन बुलाएगा हमारे देश में? कौन है प्रेसिडेंट? कौन? श्रेय, कौन है प्रेसिडेंट? गलत कह रहा हूँ, गलत। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तुम्हारे साथ पढ़ी दोस्त है तुम्हारी? श्रेया, याद है ना मेरे लेक्चर से ये वाली टेक्निक क्या मतलब, ये बचाने की ट्रिक है, शायद बर्बाद ना हो ताकि हम इंटरव्यू में। उसके बाद जो स्पीकर है, स्पीकर के पास कभी कभार ना
लोकसभा से, अब लोकसभा में ही बोलूँगा मैं, ऑब्वियसली बात है, स्पीकर तो यहीं बैठता है। लोकसभा में कुछ कुछ एमपीज कभी कभार आते हैं स्पीकर के पास। अब वो हो सकता है कि करंट सरकार के एमपी हो या कैसे भी हो, वो स्पीकर को ये बोलते हैं कि हम ना बाकी एमपी से हटकर कुछ एक सीक्रेट सिटिंग करना चाहते हैं। अब हरनीत इसको गलत वे में मत ले लेना, संवैधानिक काम ही होते हैं यहाँ पर, कुछ अंडरस्टैंड काम नहीं होते हैं, ठीक है। सीक्रेट सिटिंग करना चाहते हैं, मतलब जैद दिमाग भी देखो इन लोगों का कि सीक्रेट सिटिंग भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के करनी है, नहीं कि चाय कॉफ़ी पे कहीं और मिलने या व्हाट्सएप का पर्सनल ग्रुप बनाकर बात कर लें, यहीं मरेंगे। तो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जनरली लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द लोकसभा कौन होता है जनरली? पीएम। तो पीएम अगर रिक्वेस्ट करे ना कि मैं, और ज़रूरी नहीं है, देखो ज़्यादा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि पीएम ही हो, है ना, मैंने जनरली बोला। एक बार के लिए अब दिमाग से आप अपने पीएम हटा दो, लीडर ऑफ द हाउस जो भी है, अभी हम देखेंगे कैसे बनता है लीडर ऑफ द हाउस, क्या होता है, डोंट वरी, होल्ड पेशेंस। इसकी रिक्वेस्ट पर कि स्पीकर महोदय जी, मैं एंड कुछ एमपीज जो हैं वो सीक्रेट सेटिंग करना चाहते हैं, आप हमें अलाउ कर दीजिए इसके लिए। तो ये चीज़ जो है ना स्पीकर से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा हरनीत के कुछ एमपीज अंदर घुस गए लोकसभा के अंदर, अंदर से कुंडी मार ली, अंदर से दरवाजे बंद कर लिए, एंड स्पीकर जो है और बाकी एमपीज जो हैं ज़्यादा वो खटखटाने में लगे हुए, खोलो खोलो कुछ तो बोलो, तो वो कहे हम तो सीक्रेट सिटिंग कर रहे थे। यहाँ पर कोई भी चीज़ ना बड़े उसके साथ चलती है, एक डेकोरम के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप पीएम हो और गिल्ली डंडा खेलने लग जाओगे अंदर। तो व्हेन द हाउस सिट्स इन सीक्रेट, जब ये सीक्रेट सिटिंग होती है, इस टाइम पर क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं लोकसभा के आसपास, उसकी गैलरीज के आसपास, उसके कॉरिडोर्स के आसपास। कोई भी जो स्ट्रेंजर है, नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चेंबर। अब ये स्ट्रेंजर कौन बन जाएगा यहाँ पर? यहाँ स्ट्रेंजर किसको बोला जा रहा है? हम लोगों को, कि लोकसभा के अंदर घुस के कान लगा के नहीं सुन सकते। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर? हरनीत कौन स्ट्रेंजर है यहाँ पर? मंजुलिका का भूत? अरे बोलो भाई। हाँ, जो 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 सीक्रेट सिटिंग करवा रहे हैं ना अपनी, इनके अलावा बाकी कोई भी अब जो है ना वो स्ट्रेंजर है। अच्छा, क्या अगर वो एमपी है लोकसभा का लेकिन वो सीक्रेट सिटिंग वाले का पार्ट नहीं है, तो क्या स्ट्रेंजर हुआ वो कान लगा के सुन सकता है दरवाजे पे क्या बातें चल रही हैं? इस अकड़ में घुस सकता है लात मार कर दरवाजे पे कि मैं भी एमपी हूं, मैं भी आऊंगा, रोक के दिखाओ? नहीं। तो नो स्ट्रेंजर कैन बी प्रेजेंट इन द चेंबर, लॉबी और गैलरीज एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर अगर मेरे जैसा हुआ ना श्रेय, तो वो बोल सकता है हाँ जाके सुन ले जा कान लगा के, बताइए मत किसी को कि मैंने बोला है। सीक्रेट सेटिंग को भी वॉयलेट कर दूंगा, सारे एमपीज को भेज दिया, जाओ घेर लो उनको। स्पीकर परमिशन दे, देन ओनली द स्ट्रेंजर्स कैन गो इन एंड आउट ऑफ द चेंबर, लॉबी एंड गैलरी, मतलब वो वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ये वाला पॉइंट समझ में आया? सीक्रेट सेटिंग वाला। इसके लिए परमिशन कौन देता है? स्पीकर। स्पीकर ही होता है जो कि डिसाइड करता है कि एक जो पर्टिकुलर बिल अगर कभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या वो ऑर्डिनरी बिल है या क्या वो मनी बिल है, और उसका जो डिसीजन होता है इस क्वेश्चन के ऊपर वो फाइनल होता है। ठीक
ठीक है। स्पीकर इंटरप्रेट करता है, वो डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है कि नहीं है। आपको पता है कि मनी बिल जो होता है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जो मनी बिल होता है ना, सबसे पहले और सिर्फ कौन से हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है? ऐसा क्यों? रैशनल क्या है इसके पीछे, आइडियोलॉजी क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? करंट गवर्नमेंट जो होती है वो लोकसभा का पार्ट होती है, एंड कोई भी चीज़ जो मनी से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो 5 साल के लिए, वो तो सरकार ही डिसाइड करेगी ना। जनता का पैसा जनता के प्रतिनिधि डिसाइड करेंगे, एंड जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठ रखे हैं? लोकसभा के अंदर। ये रैशनल होता है। तो हर नहीं समझ के कोई भी पूछे हमसे कि मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर, अरे ये तो कोई भी जानता है, ये तो कोई भी रट्टू तोता बता देगा। क्यों होता है? क्या बोलोगे हरनीत अगर इंटरव्यू पूछते जाए, मेंस के आंसर राइटिंग में आए तो? जैद क्या बोलोगे? होते हैं, हाँ। जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो लोकसभा में ही होते हैं, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि। एंड क्योंकि जो जनता का पैसा होता है, जनता के ऊपर जो खर्च करा जाना है पैसा, या कोई भी डिसीजन मेकिंग है जो कि पैसे से रिलेटेड हो एंड जनता को अफेक्ट करती हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसकी तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग जो 5 साल के लिए सरकार आई है श्रेया वही कर सकती है। एंड जिसको हम सरकार बोल रहे हैं वो बैठी कहाँ पर है? लोकसभा के अंदर, है ना। डैट इज़ वाई लोकसभा के अंदर ही यही वो हाउस होता है जहाँ पर मनी बिल सबसे पहले एंड मस्ट तौर से इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अच्छा, राज्यसभा का जब कोई पावर है ही नहीं तो इसको पूछा जाएगा क्या मनी बिल के लिए? इसका डिसीजन कोई मायने रखता है क्या? डिसीजन कोई मायने नहीं रखता, बस एक बार के लिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पूछ लेते हैं इसको भी, तो इसको बस पूछ लिया जाता है। राज्यसभा को मनी बिल सिर्फ दे दिया जाता है ताकि राज्यसभा अपनी कोई रिकमेंडेशन जो है वो उसके ऊपर पेश करे। कितने दिनों के लिए? 14 डेज। अब मान लो वो 14 दिन हो गए हैं राज्यसभा को अपने पास ये बिल रखे, वो वापस नहीं कर रहा, एंड 15th डे आ गया है, तो क्या होगा? कुछ इफेक्ट होगा क्या? राज्यसभा कह रहे हम तो वापस ही नहीं कर रहे, हम तो नहीं दे रहे रिकमेंडेशन, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा को रिकमेंडेशन दे भी तो लोकसभा क्या बाध्य है इस चीज़ के लिए, बंधी हुई है क्या कि उसको फॉलो करना ही पड़ेगा उसका डिसीजन, रिकमेंडेशन? बिल्कुल नहीं। यानी कि राज्यसभा को ये वाला बिल किस लिए दिया जा रहा है? ओनली फॉर द फॉर्मेलिटी। वो अपनी चला सकता है क्या? नहीं। तो दिया क्यों जा रहा है? नहीं, क्यों दिया जा रहा है? जब रिकमेंडेशन माननी नहीं हो जाती तो क्यों दिया जा रहा है? इसके लिए एक टर्म है बस, प्राधान्य। दिस इज द प्रोसीजर, संवैधानिक प्रोसीजर है बस ये, और कुछ नहीं। वापस आते हैं इस लाइन के ऊपर। जब मनी बिल जो है वो राज्यसभा को, अच्छा मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा ना श्रेया, सबको समझ में आ रहा है ना? मैं तेज़ तो नहीं चल रहा हूँ? ठीक है। व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द लोकसभा, सॉरी टू द राज्यसभा रिकमेंडेशन के लिए उसकी, ये चीज़ मैं इसलिए समझा दी क्योंकि ये सब गिवन नहीं था, अभी यहाँ पर नहीं आएगा, किसी और चैप्टर में डिस्कस है। एंड प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर। तो जो प्रेसिडेंट जो स्पीकर है
प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है सिग्नेचर करने के लिए, स्पीकर जो है वो बिल के ऊपर थप्पा लगाता है अपना, दैट इट इज अ मनी बिल। प्रेसिडेंट की टेबल पर जब वो बिल जाता है तो उधर लिखा रहता है कि स्पीकर महोदया ने इसको मनी बिल डिक्लेयर कर रखा है। स्पीकर इसके ऊपर अपना थप्पा लगाता है, एंडोर्सेज ऑन द बिल हिज सर्टिफिकेट दैट इट इज अ मनी बिल। एंड स्पीकर की इस बात को प्रेसिडेंट इतनी आसानी से क्यों मान लेता है कि जैसे स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल है। हो देखो, अभी आपको ये चीज़ हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब मैं गहराइयों में लेकर जाऊंगा ना, बिल्स का एक चैप्टर जो आएगा उसके अंदर आप ये देखोगे, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कभार हमारे देश में कोई जो चीज़ है वो मनी बिल के तौर पर इंट्रोड्यूस होनी थी, लेकिन वो किसी और ऑर्डिनरी बिल के तौर पर जो है वो पास हो गई, एक्ट बन गया वो। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट इतने यकीन के साथ कैसे साइन कर लेता है, स्पीकर की बात क्यों मान जाता है कि ये मनी बिल है। हो सकता है प्रेसिडेंट को इसकी टोन के ऊपर शक हो, इसकी बिल की टोन के ऊपर शक हो कि ये तो कहीं से मनी बिल नहीं लग रहा मुझे, ये तो प्रोविजन फुलफिल नहीं कर रहा। हालांकि वो प्रोविजन मैं आपको बताऊंगा, देयर आर सर्टेन नेसेसरी कंडीशन जो कि क्वालिफाई करती है एक बिल को मनी बिल कहलवाने के लिए और एक बिल को ऑर्डिनरी बिल कहलवाने के लिए। और प्रेसिडेंट को लग रहा है यार मनी बिल की क्राइटेरिया कंडीशंस को फुलफिल तो नहीं कर रहा, फिर ये स्पीकर महोदय ने इसको मनी बिल क्यों बोल दिया है। तो क्या प्रेसिडेंट उसको स्पीकर को बोल सकता है क्या, प्लीज़ कंसिडर योर डिसीजन वंस अगेन। नहीं बोल सकता। प्रेसिडेंट कंप्लेन कर सकता है इसकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह पे जाकर, क्यों थप्पड़ मार सकता है प्रेसिडेंट, इसको गाली वाली दे सकता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट एंड हिज डिसीजन ऑन दिस क्वेश्चन इज। तो उससे मुंह चलाया जा सकता है क्या प्रतन्या, नहीं, ठीक है। उसके बाद स्पीकर ही वो पर्सन होता है जो कि डिसाइड करता है ऑन द क्वेश्चंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। एंड आपने देखा होगा इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें देखा होगा, डिफेक्शन के ग्राउंड के ऊपर विच इज मेंशन इन द 10th शेड्यूल। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, जिसके बेसिस पर रिमूव कर दिया जाना, जो लोग दल बदलू होते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, राइट। किसी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन जीते एंड फटाफट से दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके लिए कौन सी पॉलिटिक्स का फ्रेज वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हम यूज करते हैं, वो तो एक रिपरकशन था, आया राम गया राम। कौन था वो पर्सन, कौन सा था वो हरियाणा का एमएलए, गयालाल। इसने 14 दिन के अंदर अंदर कई बार अपनी पार्टी चेंज करी थी ना। तो देखो यहां पर स्पीकर डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, कि एक मेंबर जो है वो डिफेक्शन के ग्राउंड पर, अगर वो एमपी है लोकसभा का, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, इसका क्या करना है, बाय सीइंग द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो डिसीजन है स्पीकर का, अगर उसने ऐसे किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिसीजन जो स्पीकर के इस डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है। यानी कि ये फाइनल है क्या, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला होगा, गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना कि स्पीकर जो है वो अपनी पोस्ट की मर्यादा को भूलकर करंट सरकार की तरफ ओरिएंट होकर ऐसा कर रहा हो सकता है ना।
भाई ईमान है, ईमान तो किसी का भी डोल सकता है। स्पीकर है तो क्या हुआ, क्या कि खुदा के पर लग गए हैं क्या इसके पीछे? हाँ, उसी रूलिंग पार्टी का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अच्छा, केस कौन सा था, देखते हैं इसको। बड़ा अजीब व गरीब नाम है, प्रतन्या, देखो नींद खोल देगा आपकी। की होता होलोहन वर्सेस जचीलू। जैद, मुझे ये पता नहीं ये दोनों थे कौन, आज भी असमंजस रहती है मुझे। ठीक है, की होता होलोहन वर्सेस जचीलू, 1992 का केस था ये। मेंस की आंसर राइटिंग में प्लीज डू यूज केसेस, ठीक है। श्रेय पेपर में पूछेंगे आपको, बता रहा हूँ मैं। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो संसद भवन है ना, ये सिर्फ हमारे पास ही है क्या? दूसरे देशों के पास उनका संसद भवन है? हमारे देश में मतलब नाम बोल दिया जाता है संसद भवन, लेकिन पार्लियामेंट है उनके पास? ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ पर दूसरे देशों के अंदर भी जो कानून वगैरह पास होते हों? बिल्कुल। जैसे रशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, एनीवन? डूमा। यूएसए के पार्लियामेंट का नाम? अब क्या होता है, एक ना कॉन्फ्रेंस होती है आयोजित, जनरली साल में एक बार ऐसी हो जाती है, जहां पर इंडियन पार्लियामेंट और दूसरे देशों के जो पार्लियामेंट होते हैं उनके बीच में मीटिंग होती है। अब जब हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की मीटिंग होती है, इसका मतलब क्या है? पूरे के पूरे सारे एमपीज यहाँ से और उधर के जितने भी होंगे, अब सारे भसड़ में एक साथ तो मिलते नहीं होंगे। तो इसके लिए हर एक पार्लियामेंट अपने एक, दुनिया के सारे पार्लियामेंट अपने एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को भेजते हैं इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में। हमारे पार्लियामेंट को जो रिप्रेजेंट करता है, इंडियन पार्लियामेंट को, वो एक ग्रुप है जिसका नाम है IPG, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। इट इज़ अ लिंक बिटवीन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जाके क्योंकि उनके साथ मीटिंग करते हैं जो कि दूसरे देशों के पार्लियामेंट से जो भी उनका ग्रुप आया है, जो भी बॉडी ऑफ पर्सन्स आए हैं। एंड जो स्पीकर है, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। देश में जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, यानी कि विधानसभाएं भी तो होती हैं राज्य के लेवल पर, एंड यहां पर है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो अगर कभी भी कॉन्फ्रेंस होती है ना सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज ऑफ द कंट्री, ये उसका भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह सर्व करता है स्पीकर। क्योंकि सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव बॉडी कौन देश के अंदर? पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट में से सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा? लोकसभा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन सा? स्पीकर। अब समझ गए कि कभी भी कॉन्फ्रेंस अगर होगी सारे के सारे लेजिस्लेटिव बॉडीज होगी देश की, तो सबसे बड़ा पर्सन कौन निकल कर आया हमारी डिस्कशन से? स्पीकर। तो वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह सर्व करता है, और इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये बात याद रखना। और जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है?
वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कल क्या बताया था मैंने, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वो राज्यसभा का चेयरमैन है इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर वो वाइस प्रेसिडेंट है इस वजह से राज्यसभा का चेयरमैन है? हाँ, क्योंकि हम लाइन का यूज करते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? यस, कह रहा दूसरे वाला। ही अपॉइंट्स, ही और शी अपॉइंट्स, ये हमेशा देखो, ये कभी भी ही मत लिखना, ये आपके नंबर कट जाएंगे। मैं सर बता रहा हूँ, मैंने आपको ट्रिक दी है, काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं, शी और ही ऐसे यूज़ करा करो। हाँ, शी और ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में कुछ कमिटीज़ होती हैं जो कि ऑब्वियसली बात है, लोकसभा रोज रोज से मिलता नहीं है, तो उसके डेली वर्क को कैरी आउट करने के लिए, उसके फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, दोनों हाउसेस के अंदर होती हैं, लेकिन ये चेयरमैन होता है लोकसभा वाली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का, एंड इनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। वो खुद भी चेयरमैन होता है, कौन कौन सी कमेटी का, 3 कमेटी का चेयरमैन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विजन की टेस्ट सीरीज उठाकर देख लेना हर साल की, पॉलिटी की, जो शुरू के 2 टेस्ट होते हैं, जो फुल एंड टेस्ट होते हैं, गारंटी उसमें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, ये इस पैराग्राफ से हर साल का उनका एक ही क्वेश्चन रहता है। तो ऐसी कौन सी 3 कमिटीज हैं जिसका खुद चेयरमैन रहता है? हर कमेटी का चेयरमैन नहीं होता ये अपॉइंट करता है चेयरमैन, लेकिन 3 का खुद भी होता है। तो ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा, एंड उनकी फंक्शन को सुपरवाइज करता है। खुद चेयरमैन किसका होता है? वो 3 का होता है। जिसका खुद चेयरमैन है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नंबर 1, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन होता है। नंबर 2, रूल्स कमेटी का चेयरमैन होता है। एंड नंबर 3, जनरल पर्पस कमेटी का चेयरमैन होता है। याद रखना ये, ठीक है। वैसे तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है लोकसभा की, उनके चेयरमैन को अपॉइंट कर देता है, उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं लोकसभा की, 3, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, खुद उनका चेयरमैन होता है। सारे के सारे इसके पावर्स, फंक्शन, ड्यूटी समझ में आए? बताओ, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत? तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।